चैप्टर 2273 बॉस की दूसरी बैटल। ब्रैड के गेम कंसोल पर क्लियरली दिख रहा था। एनपीसी का शील्ड वैल्यू और हेल्थ बार तेजी से नीचे जा रहा था। अगले ही पल जमीन पर जबरदस्त फ्लेम्स फट पड़े। ढाल थामे हुए शील्ड बेरिंग वॉरियर का मोज़ेक शील्ड पूरी तरह टूट गया। उसका पूरा शरीर फायर स्पीयर से आर पार हो गया और फिर वो जोरदार धमाके से पीछे जा गिरा। धरती फट गई और आग ने चारों तरफ सब कुछ निगल लिया। कुछ ही सेकंडों में उस योद्धा की हेल्थ खत्म हो गई और वो सफेद रंग की रैग डॉल में बदल गया। फेंग ब्यूपिंग ने गहरी सांस ली। उसका ये वार बस अंकल यू को कुछ वक्त देने के लिए था, ताकि वो अपने स्टिफ होने की हालत से बाहर आ सके। उसे पता था अंकल यू इस हालत में क्यों है। अगर दुश्मन की एबिलिटी गेम पर आधारित है, तो अंकल यू उस गेम का बॉस है। और जैसे हर गेम में हेल्थ बार और शील्ड वैल्यू होते हैं, वैसे ही उसमें भी एक सिस्टम है, स्टिफनेस मोड। यानी जब बॉस पर बहुत ज्यादा हमला हो जाता है, तो वो कुछ वक्त के लिए हिल नहीं सकता। दुर्भाग्य से फेंग ब्यूपिंग की ताकत सिर्फ एक शील्ड बेरिंग वॉरियर को हटा सकती थी। बाकी दर्जनों सफेद वॉरियर्स का हमला वो रोक ही नहीं सकता था। उसका चेहरा चिंता से तना हुआ था। आंखें लगभग बाहर निकल आई। मिस्टर लू डब्ल्यू। उसके चिल्लाने से पहले ही सारे हमले एक साथ अंकल यू पर गिर पड़े। ब्रैड के गेम कंसोल पर स्क्रीन में अंकल यू जैसा एक 2D कैरेक्टर दिख रहा था, लाल निशानों से भरा हुआ, जो उसकी वीक पॉइंट्स दिखा रहे थे। लगातार हमलों से उसका शील्ड वैल्यू आखिरकार 0 पर आ गया और फिर वही कमजोर बिंदु बार बार टारगेट किए गए, जिससे डबल डैमेज हुआ। क्रैक क्रैक क्रैक। तेज हथियारों की नोकें उसकी आर्मोर की दरारों से भीतर घुस गई और गहराई तक अंकल यू के शरीर में धंस गई। एक भाला तो इतना अंदर तक गया कि उसका सिरा पूरी तरह उसके शरीर में गायब हो गया। कुछ ही पलों में दर्जनों हथियारों ने उसे कांटों वाले हेजहॉग जैसा बना दिया। फेंग ब्यूपिंग का दिल डूब गया। ऐसी चोट तो किसी देवता को भी खत्म कर दे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये नतीजा होगा। दूसरी ओर ब्रैड जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अंकल यू की हेल्थ बार लगातार गिर रही है और फिर एकदम खाली हो गई। 0, यानी गेम ओवर। उसने जीत हासिल कर ली थी। गेम ओवर। वो सिर उठाकर गर्व से बोला और आगे देखा। अंकल यू का शरीर वही जड़ा हुआ था, कई हथियारों से भेदा हुआ, जैसे सारी जान निकल चुकी हो। फेंग ब्यूपिंग अवाक खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था अब क्या करे। उसी पल ब्रैड के कंसोल से अचानक एक आवाज आई, पर वो गेम ओवर नहीं थी, बल्कि बीजीएम बदल गया। स्क्रीन पर दिख रहे बॉस का खाली हुआ हेल्थ बार अचानक फिर से भर गया और वो खड़ा हो गया। क्या? ब्रैड की आंखें सिकुड़कर मूंगफली जितनी रह गई। सिस्टम दिखा रहा था कि वो मर चुका है। फिर ये कैसे हुआ? हूं। एक ठंडी हंसी सुनाई दी। ब्रैड ने डर के मारे सिर उठाया। सामने वही इंसान खड़ा था, जिसके शरीर में दर्जनों हथियार धंसे थे, और अब वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। माफ करना, उसने कहा, मैं तो बहुत पहले से इंसान नहीं रहा। शरीर आर पार हुआ तो क्या हुआ? अंकल यू के बोन्स, ब्लड वेसल्स, यहां तक कि इंटरनल ऑर्गन्स तक को बदल दिया गया था। अब उसका सिर्फ 30% शरीर ही इंसानी था, बाकी सब मशीन। उसके अंदर अब बस ब्रेन, थोड़ी स्किन, थोड़ा ब्लड और जरूरी मेल स्ट्रक्चर ही बचा था। बाकी सब नष्ट भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी वीक पॉइंट सिर्फ सिर था, और वहां कोई गैप नहीं था जहां हथियार घुस सके। ऊपर से उसकी डीमन गॉड आर्मोर, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। अब उसकी स्टिफनेस खत्म हो चुकी थी। सिर के ऊपर दिख रही ग्रे बार गायब हो गई और उसने अपने सारे वेपन पोर्ट्स खोल दिए। चारों तरफ खड़े सफेद योद्धाओं को देखकर वो मुस्कुराया। चलो, अब पूरी ताकत से खेलते हैं। हर दिशा में बंदूकों के मजल्स घूमे। एनर्जी कोर फर्नेस 100% पर चला और फिर उसके बोन पाइप्स में से रोशनी फट पड़ी। भू, पूरा शरीर पारदर्शी हो गया।
इतनी जबरदस्त ऊर्जा से उसकी देह से रोशनी छनने लगी, जैसे वो पिघल रहा हो। अगले ही पल एक धमाका। जमीन पर खड़े दर्जनों व्हाइट वॉरियर्स उसी न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह के विस्फोट में भस्म हो गए। फेंग ब्यूपिंग ने डर के मारे झट से उड़ान भरी, दूर जाकर पलटा। पीछे देखा तो गर्म हवा की लहरें उसके चेहरे से टकराईं। उसने हाथों से आंखें ढक ली, क्योंकि सामने इतनी तेज रोशनी थी कि देख पाना मुश्किल था। आसमान में एक विशाल व्हाइट एनर्जी बीम उठा और उसके साथ एक विशाल मशरूम क्लाउड जो 10,000 मीटर तक आसमान में गया। उसका एनर्जी लेवल किसी चैरियट लेवल म्यूटेंट से बहुत ज्यादा था। यह तो बिशप लेवल की ताकत थी, करीब 30,000 प्लस इंडेक्स वाली। मैं कोई बहुत प्रतिभाशाली इनह्यूमन नहीं हूं, अंकल यू ने कहा। पहले मैं बस गैमा लेवल का था, लेकिन झंग यी की मदद से धीरे धीरे यहां तक पहुंचा हूं। मेरी खुद की ताकत भले सीमित हो, पर इस आर्मोर ने मुझे मेरी हदों से परे पहुंचा दिया है। इस डीमन आर्मोर की खासियत थी ओवरक्लॉक मोड, यानी जब सिस्टम को सीमा से ज्यादा चलाया जाता है, खुद के शरीर को नुकसान के खतरे पर, बस ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए। झंग यी ने इस ताकत को पहले भी इस्तेमाल किया था, जब वो कैंग्योन क्लैन के डीमन गॉड से लड़ रहा था। और अब अंकल यू, जो पहले सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल का था, उसने एक ही पल में बिशप लेवल अटैक छोड़ दिया। एक ही बार, लेकिन इतना कि पूरी जंग का पलड़ा पलट दे। फेंग ब्यूपिंग को तब समझ आया कि यांग एक्साई ने उसे अंकल यू के साथ क्यों भेजा था, क्योंकि वो आर्मोर के अंदर छुपा हुआ असली ट्रम्प कार्ड था, एक छिपा हुआ सुपर किलर। विस्फोट के केंद्र से धधकते लाल कवच में लिपटा अंकल यू धीरे धीरे ब्रैड की ओर बढ़ा। फेंग ब्यूपिंग बस उसे देखता रह गया। विश्वास नहीं हो रहा था कि वही साधारण सा अंकल, जो उसके साथ टीम प्रैक्टिस करता था, इतना भयानक रूप भी रख सकता है। ब्रैड के पास खड़े उसके पपेट डॉल्स जमीन पर गिरकर सफेद लकड़ी जैसे पुतलों में बदल गए, जिनमें अब कोई जान नहीं थी। ब्रैड के चेहरे की मुस्कान मिट गई, उसकी सांसें तेज हो गई। अंकल यू ने उसकी ओर देखा, वैसे ही मासूम मुस्कान के साथ सिर के पीछे हाथ रखा और बोला, बॉस से लड़ाई में हमेशा दूसरी बैटल सबसे मुश्किल होती है ना? वो हल्के से हंसा, ऐसा चुनले ने मुझसे कहा था। चैप्टर 2274, पूरी तरह से घेरा, भागने का कोई रास्ता नहीं। इस जंग में चाहे कोई भी मुश्किल में क्यों न फंसे, झंग यी की टीम के असाधारण लोगों को कुछ नहीं होगा। झंग यी ने उनके लिए जो तैयारियां की थी, वो बेहद सोच समझ कर की गई थी। अंकल यू के लिए उसने क्या तैयारी की थी? एक ऐसा कवच जो ऊंचे दर्जे के दानवों की सामग्री से बना था, लगभग वैसा ही जैसा खुद झंग यी इस्तेमाल करता था। साथ ही उस कवच के साथ लू केरन, जो एक जीनियस मैकेनिक थी, ने अंकल यू के लिए एक साइबरपंक शरीर बनाया था। और फिर था फेंग ब्यूपिंग। हां, शुरू से ही फेंग ब्यूपिंग का काम अंकल यू की मदद करना था। असल में अगर अंकल यू अकेले भी मिशन पर होता, तो उसके पास उसे पूरा करने का 90% से ज्यादा चांस था। अंकल यू ने अपना दाया हाथ नीचे किया और उसकी आंखें तेज होकर ब्रैड की तरफ टिक गई। अब शुरू करते हैं खेल का दूसरा राउंड। क्योंकि हम बॉस पर हमला करने जा रहे हैं, तो पहले उसके सामने खड़े छोटे दुश्मनों को खत्म करना जरूरी था। अभी उन सब सैनिकों को खत्म करना होगा। उसके बाद ब्रैड से लड़ाई शुरू होगी। अंकल यू ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर में लगी ऊर्जा भट्टी जोर से जलने लगी। ऊर्जा की धारें उसके सीने के कोर से निकलकर पूरे शरीर में फैल गई, हाथों पैरों तक पहुंचते हुए। एक लाल रंग की ऊर्जा की चमक उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। जबरदस्त ऊर्जा तरंगों ने हवा को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ब्रैड के पास अब सिर्फ 7 सफेद योद्धा बचे थे, जो अजीब हथियारों से उसकी रक्षा कर रहे थे। ब्रैड ने घबराकर थूक निगला और चिल्लाया, आगे बढ़ो, उसे मार दो। 7 सफेद योद्धा बिना किसी डर के सीधे अंकल यू पर टूट पड़े। पहली लहर में ढाल वाले सारे सैनिक मारे जा चुके थे।
अब सिर्फ हमलावर और तीरंदाज बचे थे। हमलावर तलवार और बंदूक लेकर झुककर दौड़ पड़े, इतनी तेजी से जैसे सफेद बिजली चमक उठी हो। तीरंदाजों ने भी अपने लंबे धनुष या बंदूक जैसी चीजें उठाईं और उनमें ऊर्जा भरने लगे। भू ऊर्जा का तूफान उमड़ पड़ा। सफेद योद्धाओं के हथियारों पर भयंकर शक्ति जमा हो रही थी। उनकी ऊर्जा की गर्मी इतनी थी कि आसमान में उड़ते हुए फेंग ब्यूपिंग तक को दबाव महसूस हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ी भाला कस ली और सोचा, अभी पीछे नहीं हट सकता। ये सोचकर उसने अपनी आग की भाला को जोर से घुमाया और उसके शरीर से अजीब ऊर्जा निकलकर जलती लाल कमल ज्योति में बदल गई। लाल कमल आसमान में खिल उठे, एक के बाद एक। फिर फेंग ब्यूपिंग ने उन्हें अपनी भाला के सिरे पर केंद्रित किया। आखिर में वो एक विशाल लाल अग्नि ड्रैगन बन गया, जो सीधे सफेद योद्धाओं की सेना की तरफ झपट पड़ा। लाल कमल जला दे आसमान। आग फैलकर धरती को निगलने लगी, जैसे पूरी नगरी को राख में बदल देना चाहती हो। उसके इस शक्तिशाली हमले ने सफेद योद्धाओं को हिला दिया। उनकी गति धीमी हो गई और उन्होंने पहले आग का मुकाबला करने की कोशिश की। तभी अंकल यू ने अपनी ऊर्जा तोपें लोड कर ली। उसके दोनों हाथ मोटी लाल तोपों जैसे दिखने लगे। फायर! उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखें बर्फ जैसी ठंडी। वो पल उसे उसकी जवानी की याद दिला रहा था, जब वो सीमा पर दुश्मनों को मारता था। धा! दो विशाल ऊर्जातों पे भयंकर आवाज के साथ दागी गई। लाल और काले रंग की विध्वंसकारी लहरें सीधे लाल कमल की आग को चीरते हुए सफेद योद्धाओं पर जा गिरी। एक ही पल में सभी सफेद योद्धा और उनके तीरंदाजों के हमले दो तोपों से नष्ट हो गए। ब्रैड की आंखों में डर झलक उठा। ये किस तरह का दानव है? क्या ये कैंग युअन जाति का कोई छोड़ा हुआ सुपर मैकेनिकल जीव है? कैंग युअन जाति भी उस लाइट गेट ट्रायल में शामिल हुई थी, पर अंत में हार गई। फिर भी वो बहुत सारा डेटा लेकर लौटी, जिसमें उनकी मैकेनिकल सिविलाइजेशन की जानकारी थी। उनकी ये ताकत वुलुयन एम्पायर के लोगों को भी आकर्षित कर गई थी। उन्होंने आधा साल पहले से इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी और थोड़ी बहुत जानकारी से ही उनकी तकनीक काफी आगे बढ़ गई थी। लेकिन इंसानों की रिसर्च उनसे भी तेज चल रही थी। ब्रैड ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो तुरंत अंकल यू की तोप के धमाके से बचकर उछला, लेकिन उस एक वार में उसके सारे गार्ड मारे जा चुके थे। उनके मरते ही ब्रैड ने अपनी इनविंसिबल स्थिति खो दी। अब उस पर हमला किया जा सकता था। उसने तुरंत गेम कंसोल से एक बटन दबाया और वो उड़ने वाला स्केटबोर्ड बन गया। ब्रैड उस पर सवार होकर उत्तर पश्चिम दिशा में भाग गया। अंकल यू और फेंग ब्यूपिंग ने ये देखा और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ। ब्रैड की ताकत असल में उन एनपीसीज को नियंत्रित करने में थी। खुद उसकी लड़ाई की क्षमता बहुत कम थी। तो जैसे ही उसकी शक्ति निष्क्रिय हुई, उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर लू डब्ल्यू, चलो उसके पीछे चलते हैं। फेंग ब्यूपिंग ने अपनी आग की भाला कसकर पकड़ी और पीछा करने को तैयार हुआ। रुको! अंकल यू ने उसे रोक लिया। पर अगर देर हो गई तो वो भाग जाएगा ना? फेंग ब्यूपिंग बेचैन था। ये उसका पहला बड़ा युद्ध था और वो जल्द से जल्द अपना योगदान देना चाहता था। अंकल यू ने उसकी ओर देखा और उसे देखकर अपने पुराने साथियों को याद किया, जो सीमा युद्ध में मारे गए थे। उसके मन में एक भारी सांस निकली। ऐसे नए लड़ाके सबसे ज्यादा मरते हैं। सावधान रहो, वो रास्ते में घात लगाकर बैठा हो सकता है। ये उसका इलाका है और वो बहुत चालाक दिख रहा है। अलौकिक शक्तियां अलौकिक लोगों की आंतरिक दुनिया की झलक होती है। जो लोग एनहांसमेंट टाइप शक्तियां रखते हैं वे सीधे सादे होते हैं, लेकिन जिनकी शक्तियां जटिल होती हैं उनके मन भी बहुत उलझे हुए और चालाक होते हैं। ब्रैड की ताकत देखकर अंकल यू समझ गया था कि वो चालबाज इंसान है जिसे दूसरों को फंसाना पसंद है। 3 साल से झंग यी के साथ लड़ते हुए अंकल यू ने अनगिनत दुश्मन देखे थे,
झंग यी के साथ रहते हुए वो भी और ज्यादा सतर्क हो गया था। पर क्या हम उसे ऐसे ही भागने देंगे? क्या इसका मतलब हमारा मिशन फेल हो गया? फेंग ब्यूपिंग ने पूछा, थोड़ी नाराजगी और निराशा के साथ। अंकल यू ने गहरी नजर से कहा, जंग के मैदान में जिंदा रहना ही सबसे जरूरी होता है। फेंग ब्यूपिंग ने अभी तक असली युद्ध की क्रूरता नहीं देखी थी। अगर आज अंकल यू उसके साथ न होता तो शायद वो ब्रैड के हाथों मर गया होता। और वैसे भी, अंकल यू ने कहा, वो भाग नहीं पाएगा। उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू किया और आसमान में मौजूद सुपर बैटलशिप पर बैठी लू केरन से संपर्क किया। मिस लू, कृपया ब्रैड की लोकेशन ट्रैक करो। चैप्टर 2275, पूरी तरह से घेरा, भाग 2। लू केरन ने खुश होकर जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ही पलों में आसमान में मौजूद सुपर बैटलशिप ने ब्रैड की लोकेशन सटीकता से ट्रैक कर ली और वही जानकारी अंकल यू को भेज दी। अंकल यू ने जब दुश्मन की मूवमेंट ट्रैजेक्टरी की पुष्टि की तो उसके पीछे से अचानक एक विशाल मैकेनिकल ढांचा बाहर निकला। 4 धुएं जैसी चिमनियों के आकार की तोपें खुल गई। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, टारगेट लॉक करो। अंकल यू के शरीर से एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज निकली। ये सुनते ही फेंग ब्यूपिंग चौंक गया। आईसीबीएम? अरे अरे अंकल, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? साल 2054 में भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंसानियत के सबसे एडवांस हथियारों में से एक मानी जाती है। इसमें डेथ ऑफ लव नाम का वारहेड लगाया जा सकता है, जो महाशक्तियों के लिए दुनिया पर वार करने का मुख्य हथियार है। लेकिन दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी से भी इतनी बड़ी मिसाइल को इतना छोटा बनाना असंभव माना जाता था, जितनी कि अंकल यू की इन छोटी तोपों से निकाली जा रही थी। अब अंकल यू का शरीर एक मानवीय रॉकेट लॉन्चर जैसा लग रहा था। उसने दूर उड़ते हुए ब्रैड पर लॉक कर लिया। टारगेट लॉक कंप्लीट। फायर। शू 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 शू। उसके पीछे की तोपों से पटाखों जैसी आवाज आई और 4 सफेद पूंछे छोड़ती मिसाइलें आसमान की ओर उठीं। थोड़ी देर हवा में ठहरने के बाद वो तेजी से दूर उड़ गई। इस वक्त ब्रैड अपने उड़ने वाले स्केटबोर्ड पर था, दिल में हजारों उलझी हुई भावनाएं। उसके साथियों की मौत की खबरें लगातार उसके कानों तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, शायद आज वोलुयन एम्पायर का अंत आ चुका है। जो कभी गौरवशाली साम्राज्य था, वो अब पूरी तरह तबाह हो रहा था। ऊपर आसमान में ग्रैंड मार्शल झेंग लो दुश्मन को नहीं रोक सका। आयरन कर्टन टूट चुका था और शाही शहर में दुश्मन दाखिल हो चुका था। ब्रैड के दिल पर निराशा और बेबसी का अंधेरा छा गया। जहां जहां वो गुजरा, वहां सिर्फ टूटी दीवारें, खंडहर और मरे हुए लिजर्डमैन सैनिक बचे थे। एक भी जीवित नहीं। उसका दिल सिर्फ अपने देश की तबाही से नहीं, बल्कि अपनी जाति के मिट जाने की कल्पना से भी टूट गया। वो सब कुछ खोने वाला था। वो गौरवशाली जाति, जिसे कभी अजेय कहा जाता था, आज इंसानों ने एक ही दिन में मिटा दिया। हाँ, सब कुछ सपना लगता है, उसने बुदबुदाया। अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता तो शायद वो इंसानों पर इतनी जल्दी हमला न करते। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। ब्रैड ने सोचा, शुक्र है कि न शादी की न बच्चे हैं। उसने तय किया कि वो अब वोलुयन एम्पायर से भाग जाएगा। अगर मार्शल झेंग लो जीत गया तो वो वापस लौट आएगा। वैसे भी अब साम्राज्य बिखर चुका था। 90% से ज्यादा सिल्वर आर्मोर जनरल मारे जा चुके थे। अगर वो आज भाग भी गया तो बाद में सफाई दे सकता है। साम्राज्य को उसकी शक्ति की जरूरत है, वे उसे नहीं मारेंगे। ब्रैड के मन में ये सब साफ साफ चल रहा था। लेकिन तभी उसने हवा में कुछ बेहद तेज आवाजें सुनी, जैसे कोई चीज वायुमंडल को चीर रही हो। वो दुश्मन के पीछा करने के लिए तैयार था। उसने रास्ते में कई जाल और हाई एनर्जी बम भी लगा रखे थे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि ये आवाजें आसमान से आ रही है। ब्रैड ने सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। 4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें,
जो बस किसी इंसान के हाथ जितनी बड़ी थी, सीधे उसकी ओर गिर रही थी, और उनकी रफ्तार मैक 10 से भी ज्यादा थी। लू केरन की अपग्रेड की हुई मिसाइलें दुनिया के किसी भी देश की मिसाइलों से तेज और घातक थी। ब्रैड के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा, दोनों हाथ जोड़कर एक विशाल सफेद मोटा दानव जैसा जीव बना लिया। वो कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मीटर ऊंचा हो गया। शू 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 शू, चारों मिसाइलें बिना दया दिखाए सीधी नीचे आ गिरी। अगले ही पल जैसे आसमान से 4 सूरज फट पड़े हों। वो टूटी हुई नगरी अब एक विशाल थाली जैसी लग रही थी, और उन 4 सुनहरी धमाकों ने उसमें 4 चमकते मीटबॉल बना दिए थे। उन्हें ब्रैड के शरीर को सीधे हिट करने की भी जरूरत नहीं थी, बस पास जाकर एक साथ फटना काफी था। उनका धमाका 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मिटाने के लिए काफी था। ब्रैड की क्षमताएं शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी रक्षा या गति इतनी नहीं थी कि वो इतनी दूरी बना सके। एक ही वार में उसका बनाया विशाल सफेद ढाल टूट गया, और चारों मिसाइलों का विस्फोट उसे पूरी तरह निगल गया। वो जिंदा है या नहीं, कुछ समझ नहीं आया। अंकल यू ने तुरंत अपने प्रोपल्शन सिस्टम को एक्टिव किया और आसमान में उड़ते हुए बोला, चलो अब इसे खत्म करते हैं। अगर फेंग ब्यूपिंग की जगह कोई साधारण इंसान होता तो ये वार उसे पूरी तरह खत्म कर देता। दोनों आसमान में उड़ते हुए उस जगह पहुंचे। नीचे का शहर अब लगभग मिट चुका था। हर तरफ खंडहर और 4 काले पड़े गड्ढे दिख रहे थे। अंकल यू ने लाइव स्कैन चालू किया और आखिरकार ब्रैड को ढूंढ निकाला। वो मलबे के बीच पड़ा था, शरीर पर गहरे जख्म और हरे रंग का खून बह रहा था। वो अपने घावों पर दवा इंजेक्ट कर रहा था। अंकल यू और फेंग ब्यूपिंग ऊपर मंडरा रहे थे, नीचे देख रहे थे उस घमंडी सिल्वर आर्मोर जनरल को जो कभी वुलुयन एम्पायर का गौरव था। अब इसका अंत करने का वक्त आ गया है। फेंग ब्यूपिंग ने बेसब्री में अपनी भाला उठाई। हां, भाले की नोक पर लाल कमल की ज्वाला इकट्ठी हुई, ताप से हवा तक मुड़ गई, और फिर वो जोरदार विस्फोट के साथ नीचे बरस पड़ी। रेड लोटस गॉड किलिंग फायर। आग का अजगर दहाड़ता हुआ नीचे उतरा, सीधा ब्रैड की ओर। ब्रैड ने ऊपर देखा, आंखों में जंगली चमक थी। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और उसके आसपास अजीब मोज़ेक जैसे टुकड़े बनकर एक विशाल ढाल में बदल गए। धा! आग का अजगर उस ढाल से टकराया, ज्वालाएं चारों ओर फैल गई, जमीन जल उठी और लाल कमल हर तरफ खिल उठे। तुम्हें क्या औकात है मेरे सामने अकड़ दिखाने की? ब्रैड ने व्यंग्य से कहा। शुरुआत से अंत तक उसने फेंग ब्यूपिंग को एक नजर भी नहीं दी। वो सिर्फ उस आर्मोर्ड साइबोर्ग से डरता था। ब्रैड की शक्ति सूचकांक 26,000 पॉइंट्स थी। अगर वो फेंग ब्यूपिंग जैसे किसी साधारण योद्धा से पहले मिला होता तो 10 सेकंड में उसे मार देता। इसलिए आज भी खतरे के बीच वो दूसरे की ताकत पर हंस रहा था। तुम, फेंग ब्यूपिंग ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। शक्ति का फक बहुत बड़ा था। वो ब्रैड के सामने टिक नहीं सकता था। अंकल यू ने बिना एक शब्द बोले अपनी बाह उठाई और हथेली में मौजूद हैंड कैनन को ब्रैड पर निशाना साधा। कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।